By 2050, human mind would be completely replaced by the artificial intelligence. Books जो है ना, I consider them the most productive source. Coming technology की wave है. This is the new catastrophe. It has given god-like powers. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you all are doing well. My name is Mohammad Shahrukh and I graduated from LUMS with a bachelor's degree in management science. उसके बाद 2019 के अंदर मैंने अपना पहली अटैम्प्ट के अंदर CSS क्वालिफाई किया और उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग विद किप्स इन द कैपेसिटी ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर एंड अलॉन्ग साइड में अपने स्टार्टअप्स हैं उनको भी मैनेज कर रहा हूँ. So I'm really excited to announce that KIPS in collaboration with Think Big has started this podcast series जिसमें हम बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एवरी फोर्टनाइट आपके पास इस तरह के पॉडकास्ट्स लोग और कंटेंट लेके आएंगे जो यूजुअल मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा. पाकिस्तान में इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह की चीज़ों पे काम नहीं हो रहा एंड इंशाल्लाह आवर एम इज़ नॉट टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू पाकिस्तान बट होपफुली इंशाल्लाह हम लोग इसको ग्लोबल लेके जाएंगे. So this is the first ever podcast and I initiated this idea and inshallah this will be a regular and consistent feature and आप लोगों को हर फोर्टनाइट के बाद हम कोई अच्छी मज़ेदार इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल वीडियो लेके आएंगे. The purpose of the podcasts is to educate the masses. सिंस पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा यूथ बल्ज है एंड वी नीड टू नो कि हमारे कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको एड्रेस कैसे करना है और अच्छी मज़ेदार इंटरनेशनल बुक्स चीज़ों को सुनकर हम लोग अच्छे गेस्ट बुलाएंगे, मज़ेदार किस्म की कॉन्वर्सेशंस होंगी. Also, we will try to keep our podcasts under an hour. We will try to wrap them in around 40 to 45 minutes ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहे because attention span आपको पता है बहुत मुश्किल हो गया आजकल रखना. But hopefully इंशाल्लाह ये जो हमारे podcasts हैं this will be a game changer and these will turn out to be extremely insightful for you. So since this is our first ever podcast, I wanted to invite one of the very known members in the field of CSS. He's also serving as the Director Emeritus of KIPS and he was a former bureaucrat. उससे पहले उन्होंने अपना जो है वो medical profession किया था. He's a doctor by profession. Then he joined the Civil Service of Pakistan, served there for a couple of years. Later on, he started an institute or he has been running it for the past 24 years. He's also considered to be the guru in the field of CSS and one of the most knowledgeable, profound and interesting personalities we have in Pakistan. So we're lucky to have him on our first podcast. आज की जो हमारी podcast है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो आपको आजकल पता है टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है. AI का बहुत ज़्यादा रोल है. चैट GPT, मेटा AI, फ्यूचर में क्या हो रहा है, जॉब्स का क्या होगा. सो ये रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक उन लोगों के लिए जो दुनिया में अब अपनी डिग्रीज चूज़ करेंगे, कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आएंगे. पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं, ग्लोबली क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में किस तरह चेंज आ रहा है, डेटा और AI की क्या सिग्निफिकेंस है, न्यू किस्म की वॉर्स और प्रॉब्लम्स किस तरह इमर्ज करेंगी. सो ये सारी उस बारे में बात करेगा. एज द नेम सजेस्ट वी आर गोइंग टू कवर आवर पॉडकास्ट थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक विच इज़ कॉल्ड द कमिंग वेव बाय मुस्तफ़ा सुलेमान, जिसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके अंदर से मज़ेदार इंसाइटफुल चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके आपके साथ शेयर करेंगे सो दैट यू कैन नेविगेट थ्रू लाइफ एंड मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली बिकॉज द कमिंग वेव ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. हमने उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया तो हमारा फ़ायदा होगा और वरना इट कुड हैव वेरी सिवियर repercussions and consequences. So today we have the man himself, Dr. Shahid Wazir Khan, with us. Thank you, sir, for joining us today. It's a pleasure you invited me. It is an absolute honor to have you on our podcast and हमारा पहला podcast है. इंशाल्लाह we plan to go a long way. और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जो मुस्तफ़ा सुलेमान है, why did you choose this book and who is Mustafa Sulaiman? Could you tell us briefly about the author of this book? First of all, thank you very much for the invitation. And secondly, my best wishes Thank that you continue persistently with this venture. Right. And I would love to contribute from this platform because I know that there is a huge knowledge vacuum within the country. And people, they really need to know the good stuff. मेरा आज का जो पहला आपके साथ जो टॉक हो रही है इसमें मैंने ये फैसला किया कि I would go for a new book.
सही। जो कि मैंने और भी पॉडकास्ट देखी हैं, तो मुझे उसमें जिस चीज़ की कमी लगी वो ये है कि नई किताबों के बारे में बहुत कम कोई टॉक्स नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। और किताबों से आप जो सीखते हैं, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो आप अभी भी द बुक्स जो है ना, राइट, आई कंसिडर दैम द मोस्ट प्रोडक्टिव सोर्स, राइट, फ्रॉम ऑल द अदर सोर्सेज। तो ये किताब है द कमिंग वेव, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो ये अभी मोस्ट रिसेंटली मार्केट में आई है। इससे पहले भी किताबें आई हैं और वो मशहूर हुई हैं। मसलन इस वक्त मैं एक आप लोगों ने बड़ी मशहूर किताब थी नोएल हरारी की 21 21 लेसन्स लेसन्स फॉर फ्रॉम द द 21st 21st सेंचुरी। सेंचुरी, जी। उसकी बात हुई। जी। फिर उसके बाद हेनरी किसिंजर ने किताब लिखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 2021 में। तो अब एक ये लेटेस्ट किताब आई है। तो मैंने इन सब को देखने के बाद आई डिसाइडेड कि उसमें चूँकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और वो मैं इस पे जाऊंगा। और द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, राइट, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट एक अगर ये किताब को लिखे अगर फर्स्ट कीजिए चंद महीने हो गए हैं, तो चंद महीने के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं कि ये भी विद अब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपडेट की हैं। बिल्कुल। तो सर, इसलिए बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बुक इटसेल्फ, थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताइएगा जी और व्हाई डिड यू चूज हिम इन पर्टिकुलर? जी, मैंने बेसिकली इस किताब को चुना है कि ये लेटेस्ट किताब इट वाज अवेलेबल इन द मार्केट, और जो ग्लोबली जो आई है द कमिंग वेव। और इसका जो राइटर है मुस्तफ़ा सुलेमान, ही इज़ बेसिकली ए सीरियन। तो ही वाज बोर्न, his father was from Syria, and this Suleiman, he was born in UK, और इस वक्त वो कैलिफोर्निया में है। तो ये बहुत सी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़ हैं, ये उसके वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के तौर पे काम करता रहा है। और जब इसने ये किताब लिखी, ही इज़ जस्ट 40 नाउ, और जब से ये किताब लिखी है तो उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल है। तो अच्छा, ही सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल ऑफ द आर्टिफिशियल ब्रांच, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच। इंटेलिजेंस, राइट। तो इसको फिर मैं देखा, मुझे बड़ी रेलिवेंट लगी, और इसमें हर तरह का जो भी हम क्वेश्चंस को जो हमारे जहनों में है, इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। सो ही इज़ अ वेरी रेलेवेंट पर्सन, ही सर्विंग एट गूगल, एंड जो इन्होंने इंसाइट्स और चीज़ें दी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और प्रोफाउंड किस्म की होंगी। नेचुरली उसकी फील्ड है, और उसने ज़ाहिर है कि वहीं से उसने राइट। क्वालिफाई। सर, बिफोर वी डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ द बुक, लोगों को ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जी। लोगों को सही कॉन्सेप्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का पता है, बट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, एंड कैन यू हेल्प अस डिकोड द टर्म कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? Artificial intelligence is basically the word, right, taken from human intelligence. ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो कुछ इंसान काम कर रहा था, अब वो मशीन वो रोल प्ले कर रही ठीक है। है। अब मशीन जो है, वो मशीन इज़ डूइंग द जॉब ऑफ रिसर्च, मशीन इज़ प्लानिंग, मशीन इज़ implementing the thing, ठीक है। मशीन इज़ गिविंग यू द सॉल्यूशन। तो मशीन जो है ना, ये अब सारा काम टेक ओवर कर रही है जो कभी ह्यूमन माइंड किया करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ आप सोच समझ लीजिए कि द जॉब डन बाय द कंप्यूटर्स और द मशीन्स, ठीक है। जो कुछ भी वो कर सो रही जो हैं। इन द पास्ट हाँ। ह्यूमंस टास्क्स और चीज़ें परफॉर्म किया करते थे, नाउ दे आर ग्रेजुअली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स एंड इंटेलिजेंट मशीन्स, जो हर किस्म की थिंकिंग, रिसर्च, डेटा आप लोगों को वो सॉल्यूशंस और चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो पहले ह्यूमंस किया करते कर रही हैं, दे हैव टेकन ओवर, Right. एंड नाउ देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि वेदर इट वुड बी द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड और नॉट। तो इस किताब के मुताबिक इसने प्रेडिक्ट किया है कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट बाय 2050 ह्यूमन माइंड वुड बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So राइट। you can imagine that there would be a new category in the world, a new human being in the world, which will be known as superhuman, सुपर ह्यूमन। superhuman, and the super firms, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्म्स को जो लीड करेंगी। तो तो ये उनका 2050 तक इनकी प्रेडिक्शन है कि ह्यूमन माइंड को कम्प्लीटली ये सरपास और एक्सीड कर कर जाएगी। सकते हैं। कर सकते हाँ, हैं। जी। और अभी मैं पिछले दिनों ये भी पढ़ा था कि 9 to 5 जॉब्स जो हैं वो भी रिडंडेंट हो जाएंगे 2035 तक, अकॉर्डिंग टू अभी ये जो आपकी प्लेटफॉर्म जी। है लिंक्डइन, उसके ऊपर एक पोस्ट आ रही थी। जी। तो क्या हमें
पर्पस क्या है, मतलब आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, और एसेंशियली वी वुड लाइक टू नो कि ये बुक कौन सी थीम्स को लेके चल रही है आजकल के दौर में, एंड हाउ इज इट रेलेवेंट टू देखिए द चीज़ें जेन बहुत, ज़ी या जो जनरेशन है आजकल की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, खासतौर पर Right. कोविड के बाद से। जैसे आपने 9 to 5 की बात की है, अब तो आपके फ्लेक्सिबल आवर्स आ गए हैं। दैट जी। इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी, Right. दैट यू कैन सिट एट होम, यू डोंट नीड टू गो टू द ऑफिस, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी दे आर डूइंग लाइक दिस कि सही। दे हैव लेड आउट द स्टाफ, और वो घरों से काम करवा रही हैं, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, आप अपने टाइमिंग्स खुद दें और उसके दौरान आप वो जॉब्स करें। बिल्कुल। तो इसलिए वो 9 to 5 का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बिकमिंग रिडंडेंट, बिल्कुल। एंड इवन गोइंग टू ऑफिस, राइट, दैट आपकी एक्सरसाइज जो है दैट में आल्सो बिकम, वो तो already हो रहा है। दैट में, हाँ। अब इस बुक का पर्पस और क्या इस themes बुक का cover है? देखिए पर्पस ये था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट हैज़ गिवन गॉड लाइक पावर्स टू दिस टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। ये जिस पेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज कर रही है, राइट, इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इट हैज़ ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड बेनिफिट्स, advantages to the humanity, and as well as Challenges. unprecedented challenges and threats to the humanity. Right, right. Therefore, it is very important to understand that we not only we take the negative aspect of the artificial intelligence, there are many positive aspects of the technology as well. तो जिसको हम डिस्कस करेंगे, और तो इसको इसलिए इसके दोनों साइड, नेगेटिव साइड को ज़्यादा प्रमोट होने की वजह से इसको ये भी कहा जाता है कि इट इज़ डबल एज स्वॉर्ड। आपने ये वर्ड यूज़ किया बिल्कुल। तो ये इसी वजह से है। अच्छा, तो लोगों को ये थ्रेट है कि जी कमिंग वेव जो है, टेक्नोलॉजिकल वेव है, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज एंड द ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रेस इटसेल्फ फॉर व्हाट्स अबाउट टू कम। सो क्या इतनी खौफनाक चीज़ है? क्या हमें डरने की ज़रूरत है? क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स रिडंडेंट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही जो है टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी? इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि मैं इसका आपकी मेन थीम क्या है? ये आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। नहीं, मैं पहले यहाँ थोड़ा सा जवाब कि ये जो है ना, इस वक्त जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो आपने कहा ये क्या करेगी, ये इस वक्त अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म में है। ठीक है। अभी ये स्टार्ट हुई है, यूँ समझ लीजिए। ठीक है। और ये कहाँ तक हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगी, राइट, वी आर नॉट अभी ये श्योर। प्रोसेस शुरू हुआ अभी है। ये प्रोसेस शुरू हुआ है, एंड वी कॉल इट एंडलेस प्रोलिफरेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। So therefore nobody knows कि how Nobody long knows and nobody can fully that predict. how long it is going to proliferate. Right. तो और मज़े की बात ये है, तो इस किताब में पहली बार उसने ये दावा किया है कि इसका जो प्रोलॉग है कि इट हैज़ बीन रिटन, जो इसमें 1.25 सफ़े का प्रोलॉग है इस किताब का, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Wow. सो इट हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन Any human being. ओके। Right. तो आपकी ये जो बातें करती हैं कि आपने कहा कि ये हम किस दौर में आ गए हैं, तो देखिए एक ज़माना था कि वी यूज़ टू रिलाई ऑन लाइब्रेरीज, encyclopedias, dictionaries. Now all these things they have become obsolete. Redundant, okay? yes. और अब जो हमारी अप्रोच है वो ये है कि we all rely on the technology, और that is the future of humanity. There is no doubt about it. Right. कि this is going to provide us various opportunities, Right. advantages, and obviously there are concerns जिसका हम जिक्र करेंगे। जी, तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, तो पहले मैं इसलिए- जानना चाह रहा था कि थोड़ा सा, सिंस मैंने भी किताब का ओवरव्यू लिया है, तो हाँ। मुस्तफ़ा पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, जी। पास्ट में क्या था, किस तरह की कैटास्ट्रफीज थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, और आजकल की जो दौर है हमारे पास किस तरह के थ्रेट्स हैं। सो कैन यू काइंड ऑफ कनेक्ट जी। विद द पास्ट देखिए, एंड हाउ इट इज इसकी रेलेवेंट? मज़े की बात यह है कि उसने इन्वेंशन से स्टार्ट लिया है। राइट। उसने कहा जो फर्स्ट इन्वेंशन थी हिस्ट्री में दैट वाज फायर, अच्छा। और जहाँ से इंसान ने खाना पीना और अपना कुकिंग शुरू की। बिल्कुल। ओके। दूसरा उसने एक्स का जिक्र किया है ठीक है। कि जिससे वो दख्त काटता था जिससे दरख्त काटते हैं, और बिल्कुल। अपने घर बनाता था, दैट वाज आल्सो एन इन्वेंशन। और वहाँ से ही टॉक्स अबाउट व्हील, कि किस तरह से पहिया बना, ठीक है। और फिर पहिया से किस तरह आपके डोंकी कार्ट बना। ठीक है। डोंकी कार्ट्स की इन्वेंशन आगे
मोटर व्हीकल, सही, और मोटर व्हीकल की नेक्स्ट आजकल इन्फेक्शन दैट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल। राइट, तो ये सारी चेन उसने इस किताब का जिक्र किया है। तो ये इसको समझते हुए देखिए ये सारी जो इन्वेंशंस हैं वी कुड नॉट स्टॉप देम, और जाहिर है कि इनके तो हमने इनसे गेन किया है। नेगेटिव्स अपनी जगह होती हैं, एंटीबायोटिक्स भी इन्वेंशन थी, बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स के डिसएडवांटेजेस भी दैट डज नॉट मीट, इसका बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल, तो इसको तो इसलिए हिस्ट्री में इन्वेंशंस हैव नॉट स्टॉप्ड ठीक है, और दे हैव कंटिन्यूअस, ठीक दे हैव कंटिन्यूड। और सेकेंडली इस किताब में इसने जो नेगेटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया है ना, उसको इसने कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया है, ठीक एक है। क़यामत का नाम दिया है। और उसने कहा कि अगेन ये क़यामत, ये कैटास्ट्रॉफी, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो कमिंग वेव जो है, ये जो कमिंग टेक्नोलॉजी की वेव है, दिस इज़ द न्यू कैटास्ट्रॉफी। तो ये वो उसका मुराद ये नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम कैटास्ट्रॉफी इंसान पे So आएगी। humans have witnessed catastrophes in the Yes, past. yes. This is another form of catastrophe that is incoming. और हाँ, और अब मज़े की बात है कि उसमें उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है अच्छा। कि दैट वाज द फर्स्ट कैटास्ट्रॉफी, कि जिसमें इतनी डिल्यूज ऑफ के रेन हुई थी और सही। वो दुनिया तबाह हो गई थी। फिर उस किताब में उसने प्लेग का जिक्र किया है कि जिसमें more than 50 बिल्कुल। lakh people they बिल्कुल, died they in the died. world. Right. Then he again talks about the next catastrophe that was First World War. First World War. Then Second World War. And then finally he talks about the atomic bomb that was used in Hiroshima and Nagasaki in World War II. 1945. Right. And even in his book he has talked about 9/11 incidents and Mumbai attack, that they were also the catastrophes. तो इस हवाले से तो ये एक नई वेव आई है। तो द ह्यूमन बीइंग्स दे हैव सर्वाइव्ड Right. all these catastrophes, and he expect and he predicts that we will definitely So he's already survive. giving us a heads up कि अब जो catastrophe है वो technological catastrophe Yeah, हो now सकती this है। is- this- अब ये हम पे है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं, Yes, यूज करते हैं, yes, क्या हो सकता जी, है, राइट। जी। सो कौन से एरियाज हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन थीम्स के ऊपर इन्होंने बात की है आजकल के दौर में जो रेलेवेंट हैं, कॉन्टेक्स्ट में हमारे फॉल करती हैं, उसके बारे में सर बताएं। देखिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो आपने समझ लिया कि ठीक है ना, कि दिस इज़ द जॉब डन बाय द मशीन। राइट। इन्होंने जब उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, बायोलॉजी का, तो उसके साथ जो इन्वेंशंस की हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट पॉजिटिव्स, वो आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको उसका जिक्र कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ अटैच किया, वहाँ से कैलकुलेशंस पे आ गए, ठीक है। उन्होंने उसमें पॉजिटिव्स उठाई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया। ठीक है। And in future you are going, and you know what is nanotechnology? The 1000 part of an atom, and it was considered that atom was the smallest हमें part of लगता the था कि matter. एटम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, और अब नैनो टेक्नोलॉजी उसका 1000th पार्ट है। अच्छा, दैट्स And इंटरेस्टिंग। we are going to produce nano robots. वी आर गोइंग टू जो प्रोड्यूस काम नैनो करेंगे। रोबोट्स Yes. जो कि 1000th ऑफ एन एटम के होंगे। जी, तो नैनो टेक्नोलॉजी का उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ उसमें रोबोटिक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो हैं वो जो रिप्लेस कर रहे हैं और जॉब्स को, और जो काम करेंगे, इस हवाले से ये सारी फील्ड को मिला के राइट, वो डिफरेंट जो हम एरियाज जाके डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें हम वो बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या मतलब पहले पॉजिटिव्स लेंगे, फिर इन फील्ड में क्या पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और ऑन द होल the author has called it that this is the start of the synthetic life. Everything would be synthetic. एवरीथिंग वुड बी सिंथेटिक। Yes. सिंथेटिक से मुराद है कि आर्टिफिशियल होगी। Artificial, yes. राइट। तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आई थिंक ही वो ऑल्सो होगी। टॉक्स अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक ह्यूमन के अंदर से आपके जीन्स में ऑल्टरेशंस करेंगे, जिसने आपने बायोटेक्नोलॉजी अच्छा, की बात की है, देखिए। और उसके अंदर आपने बताया था कि इस तरह का भी एक जीन है जिसको ट्वीक करके वो एजिंग वाला जो फैक्टर होता है, तो ह्यूमंस आर नेवर गोइंग टू एज। अच्छा, And then you also talked about a very interesting concept which gave me goosebumps कि you can talk to the dead, मतलब आपके मरे हुए लोगों से आप बात कर सकते हैं, they are never going to die. जी। So could you briefly shed You are light never on going that to as say well? goodbye to your beloved ones. अच्छा, Now this is the latest information, but obviously इस किताब में इसका जिक्र नहीं है। सही सही। तो डेवलपमेंट मैंने कहा ना, डेवलपमेंट इस हद तक जा इस हद सकती तक- है कि इंसान हाँ। जो है वो नहीं, वो बात करेंगे। इमॉर्टल हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा,
तो आपने बहुत सारी चीज़ें, तो हम ऐसा करते हैं, हम वन जी, वन जी। बाय वन इन एरियाज को टच करते हैं। श्योर। आपने जीनोम्स की बात की है, ठीक है, जेनेटिक्स की बात की है, ठीक है, वो बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एरिया आ गया। ठीक है। जब उस एरिया में आ गए तो ज़ाहिर है आपने डीएनए की बात की। जब आप बायोलॉजी में आ गए तो आपने फूड की मॉडिफिकेशन, गुड्स की मॉडिफिकेशन, तो ये इस तरह की जो एनीवे हम पहले पॉजिटिव साइड को लेते हैं। तो पॉजिटिव साइड्स के ऊपर राइट जो इन एरियाज़ में जो बहुत सारे काम हुए हैं। तो अगेन मैं थोड़ा सा बायो टेक्नोलॉजी से पहले मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड्स पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ कि इसने ह्यूमन माइंड को यहाँ तक चैलेंज कर दिया है कि 1987 में जो वर्ल्ड का चेस चैम्पियन था, राइट, Yes, दैट वाज डिफीटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that एंड देन was back in अगेन 1997. 1987. 87. Yeah, and in 2016 there was a match with Lee Sedol, and he was defeated by 4-1, right, by artificial Artificial intelligence. intelligence. So that is how you Right. could say that artificial intelligence, right, So what is चेस going चैंपियन को डिफीट कर चुकी है बैक इन 1987 एंड हाँ। देन जो आपकी बाकी to स्पोर्ट्स हैं आपके उसमें भी गेम्स आ के रही अंदर हैं। भी मतलब है कि अगर आर्टिफिशियल रोबोट्स लेके आएंगे तो व्हाट दे विल डू। Right. और दूसरी बात मैं पॉजिटिव्स के हवाले से ये किया जाता है कि पहले देखिए हम डाटा कैसे स्टोर करते थे, हमारे फाइलें रिकॉर्ड रूम में पड़ी होती बिल्कुल, थी। हाँ जी। फिर उसके बाद एक अगला दौर आया, हमने कार्ट्रिजेज में हमने डाटा स्टोर करना शुरू कर दिया सही। कि 3 कार्ट्रिजेज में कि एक यहाँ पे रखेंगे, एक आग लग जाएगी तो एक हेड ऑफिस में होगी, हाँ जी। तीसरी फलां जगह पे हाँ होगी। जी। तो अब जो है कि और अब जो डाटा जो है वो इतना श्रिंक कर गया है कि अब हाफ केजी की टेप के अंदर आप पूरी दुनिया का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस हद तक टेक्नोलॉजी और जो डाटा है वो Right. आपका शुरू हो गया है। और इसी तरह यहाँ पे हम इसको हम स्टार्ट लेते हैं इस हवाले से जो जो इसकी जो Positive है। मेडिसिन है, जो पॉजिटिव साइड की जीन साइड्स पे हैं। देखिए जीन साइड सबसे पहली बात तो ये कि देयर इज़ अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन जीन थेरेपी। जेनेटिक डिजीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है, ब्लड की बीमारी है, तो उस पे काम हुआ है कि उसका ब्लड रिप्लेस किया जा सकता है, उसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत रेवोल्यूशन आया है। आपके इन्वेस्टिगेशंस में, आपके डायग्नोसिस में, आपके ट्रीटमेंट में, आपके प्रोग्नोसिस में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो फिर उसके बाद जो नए इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, इसमें लेज़र नाइफ यूज़ किया जा रहा है, इसमें जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है, तो उसके बाद ये रोबोटिक लिम्ब जो हैं ये दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द brain. बायोनिक, फॉर Yeah. एग्जांपल लेग, Yes. आपका टांग नहीं है तो बायोनिक लेग्स हैव बीन प्रोड्यूस एंड दे विल बी कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। आपका नर्वस सिस्टम उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। जी। तो इसी तरह तो इसके अलावा ये जी डिजीज़ को ज़्यादा डायग्नोज करेगी। तो इसी तरह ये आपके जो आपके प्रोग्नोसिस है ये आपको उसको इम्प्रूव करेगी और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आएगी। नई मेडिसिन जो है इस वक्त जो नए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं दवाइयों के, वो दे आर नॉट रिसर्च बाय ह्यूमन बीइंग, अच्छा। दे आर बीइंग रिसर्च बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि वो 2 ड्रग्स से कॉम्बिनेशन लेके उसका इफेक्ट बना के आप एक नई ड्रग प्रोड्यूस करके दिया रहा। और प्लस जो इन्वेंशन हो रही है कि नेक्स्ट जो ऑफ डिस्कवरी की अगली जो सो यू आर टॉकिंग अबाउट एलोपैथी, ये जो मेडिसिन हम जी, बेसिक यूज जी, करते हैं, जी। इनकी भी रिसर्च और जी। केमिकल कॉम्पोजिशन अब एआई डिवाइस और डिजाइन करके प्लान कर रही है, ह्यूमन बीइंग्स रिसर्च नहीं कर रहे। जी सो दैट इज द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इट्स हैविंग जी। ऑन द तो इसी तरह ये आप ये ट्रांसपोर्ट साइड पे आ जाइए। हम डिफरेंट मतलब हमने ये पॉजिटिव साइड्स ऑफ दी बिल्कुल, अभी we are covering बायोटेक्नोलॉजी the की main बात की इसके है। positives जो हैं, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट साइड पे आप जाइए तो आप देखिए ये कि जो आर्टिफिशियल व्हीकल जो आपकी आ रही हैं, Driverless cars हैं। ऑटोमेटेड जो कार्स हैं, ट्रेन्स हैं और जो ट्रक्स हैं, बिल्कुल। तो दे आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल व्हीकल। Right. एनवायरनमेंट पे आ जाएं तो क्लीन एनर्जी में इसका बहुत रोल है। अब आपका सोलर लाइट जो है, फॉर एग्जांपल यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन द सन, राइट, So फॉर solar अवेलेबिलिटी will ऑफ द लाइट be charged and it will be used without the sun. without sun. And in this regard, Salman Mustafa has discussed in this book the technology nuclear fusion. उसके ज़रिए
जो है आपको थ्रू आउट जो आपको Constant energy source है, of light and source energy of वहाँ से light जो supply आपको होगी। मिलेगी। इसी तरह जो आपकी स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन कैप्चरिंग है या जो आपकी ये जो वार्निंग सिस्टम है जो आपके हरिकेन्स आने हैं, फ्लड्स आने हैं, बिल्कुल। तो उसमें ऑब्वियसली ये बड़ा पॉजिटिव रोल ये प्ले करने जा रही है। मिलिट्री के अंदर भी नेचुरली ये पॉजिटिव रोल होगा कि आपके यहाँ एक टेक्नोलॉजिकली बेस्ड एडवांस्ड जो आपके स्विफ्ट जो एयरक्राफ्ट्स होंगे या आपके जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स होंगे वो इस समय इस्तेमाल होंगे और आप एक ट्रेडिशनल जो आपका एक वॉरफेयर का एक अंदाज है उससे बाहर आ जाएंगे। सिक्योरिटी का सारा एनवायरनमेंट बाहर तो चेंज हो चुका है, वहाँ पे आपको कोई गार्ड नज़र नहीं आएगा बिल्कुल। वहाँ पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो सारी इट इज़ बीइंग आर्टिफिशियली मॉनिटर्ड होगी बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कार्ड है, कार्ड से सिम टच करेंगे, हॉस्पिटल में एंटर होंगे, बिल्डिंग में एंटर होंगे, आप अपने रूम में एंटर होंगे, आप अपने ऑफिस में एंटर होंगे। तो सिमिलरली वो टच सिस्टम और जो इसी तरह आई थिंक अब तो कार्ड के अलावा आपकी आइरिस स्कैनिंग होगी है, मतलब आई आपकी स्कैन आइरिस करती है, स्कैनिंग योर के फेस अलावा इज योर अब पासपोर्ट, जो योर आइडेंटिटी, यू डोंट नीड अ ट्रैवलिंग Human डॉक्यूमेंट, voice. ह्यूमन वॉइस। ये जो नई कार्स हैं बिल्कुल राइट, दे ऑपरेट थ्रू ह्यूमन वॉइस, दे आर बिल्कुल नॉट गोइंग टू हैव एनी बटन्स। बिल्कुल तो ये ह्यूमन वॉइस के ज़रिए अब वो सारी ऑपरेट होगी ऐसा ही है। और ह्यूमन वॉइस के ज़रिए आपका जो फ़ोन है ये भी ह्यूमन वॉइस पे ऑपरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट इसकी जो फेज़ है वो उसमें ये है कि ये थॉट्स के ज़रिए थॉट्स के साथ ये ऑपरेट होगा। होगी कि आपको थॉट आई जी, है एंड टेक्नोलॉजी विल बी एबल टू रीड तो व्हाट्स ऑन योर उसके माइंड। बाद स्पेस एरिया में चले जाएं तो स्पेस में जो आपकी रिसर्च हो रही है राइट, आप मून पे लैंड कर चुके हैं और उसके बाद आप आगे मार्स के ऊपर हमारे लैंडिंग की हैं, नासा ने की हैं, रशिया ने की हैं, चाइना ने की हैं। तो अब उसको ह्यूमन बीइंग को किस तरह से वहाँ पे उनको वहाँ पे ले जाने की बातें हो रही हैं। प्लानिटरी वर्ल्ड की बात हो रही है कि इंसान को वहाँ पे बसाया जाए। तो ये वहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, इसमें जो ये स्पेस स्टेशंस हैं, इन सब में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। Right. इसी तरह जो रोबोट्स का पॉजिटिव इस्तेमाल होगा, पॉजिटिव इस्तेमाल उसका नो डाउट होगा कि मसलन अगर अभी किताब में नहीं है लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपने अभी रिसेंटली देखा अभी हज के ऊपर तो मक्का में उन्होंने रोबोट्स इंट्रोड्यूस करा रही हैं जी जी कि बिल्कुल जो कि आपको आबे जमजम पे ला रहे थे बिल्कुल और जो कि स्कूटनी आपकी कर रहे थे, बिल्कुल कि आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे, जी, जो पूछो वो जवाब जी, देते हैं, आपको चीज़ें अरेंज करके exactly. देते हैं। अच्छा, इसी तरह फैक्ट्री में रोबोट्स ये रिप्लेस हो चुके हैं, ये वो अपना काम कर रहे हैं और थकते नहीं हैं, ये काम करते हैं, लेबोरियस काम जो हैं वो उसको करते हैं, लगेज यूजर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है तो ये और इस तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं, ये साइज़ में श्रिंक होते चले जाएंगे, प्राइस इनकी कम होती चली जाएगी। जिस तरह मैंने रोबोट्स की बात की है तो ये बी के साइज़ के रोबोट्स तो इन्होंने तैयार कर मतलब लिए जो छोटी एक मक्खी होती है बी, हाँ, उसके वो साइज के किताब में रोबोट्स जिक्र तैयार है। कर दिए हैं। हाँ, कि ये और उसका पर्पज़ ये है कि ये इसको देख के 10 जो रियल बीज हैं वो आएँ और वो जिस तरह एक हनी बी जो क्वीन बी होती है वो होती है ताकि बाकी बीज अट्रैक्ट हो एंड देन दे प्रोड्यूस हनी व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड लेटर ऑन। सो इवन दैट will be done by artificial intelligence and bee sized robots जो अब वो रोल प्ले करेंगे। and the size of a bird, इस अच्छा साइज के रोबोट जो है ना वो होंगे। आपने देखा होगा रोबोट जो है और भी जो इसी तरह ड्रोन्स को भी आप साथ ही ले लें कि ड्रोन जो है वो आपको आपकी जो ये अभी पैंडा डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल, तो वो अभी ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, मतलब बाहर भी मैं देख रहा था, आई वाज ट्रैवलिंग, तो वो आपको रोबोट के थ्रू आपके अपार्टमेंट के अंदर डिलीवर हो रहा है, यू वोंट नीड एनी। एग्जैक्टली इट्स रियली फैसिनेटिंग टू फाइंड आउट कि कितना प्राइस इतनी कम हो जाएगी कि माइक्रोवेव की प्राइस में आप एक रोबोट खरीद सकेंगे। हाँ, तो और घर का काम मतलब ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे। घर का पूरा जो आपका हाउस होल्ड वर्क है वो सारे के सारा अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने वो अपनी जो है ना हाउस हेल्प को निकाल दिया, उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे बॉट अ नैनो रोबोट जो कि घर के सारी सफाई करता है, काम करता है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, खुद ही डिस्पोज ऑफ करता है ट्रैश, दोबारा वो रिचार्ज भी होता है, मतलब इट इज़ लाइक अ प्रॉपर फंक्शनिंग माइंड, इट नोज एग्जैक्टली कहाँ स्पिल हुआ है पानी, क्या करना है। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इट्स हैविंग। अच्छा, इस एरिया को कवर करने के बाद
इन एरियाज़ में, तमाम एरिया, एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ है, एग्रीकल्चर में ड्रोन्स होंगे जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करेंगे, जो वाटर स्प्रे करेंगे, आपका वाटर वेस्टेज से आपको बताएंगे, वाटर मैनेजमेंट पे काम करेंगे, आपको डाटा मॉनिटरिंग करेंगे, आपके क्रॉप्स मॉनिटरिंग करेंगे और आपकी डिजीज़ मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो उस पर होंगे। एक और पॉजिटिव साइड इस हवाले से ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, कि it is going to produce tremendous jobs. अच्छा. But obviously in this field. Yeah. Okay. Yeah. So there is increased scope of the artificial intelligence engineers. ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। So that's a plus के एक बहुत ज़्यादा emerging field है। जी। तो इसमें और तो हम इसकी बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से ह्यूमन जो है वो उसको रिप्लेस, आप मुझे याद कराइएगा तो मैं आपको और बताऊंगा किस तरह से इसको स्किल्स को डेवलप करना और आपने ह्यूमन का रोल जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रहेगा। That's really fascinating to find out जो इसके अच्छे और बड़े पॉजिटिव साइड्स हैं और हमें जितना थ्रेटनिंग और स्केरी लग रहा था बिकॉज द कमिंग वेव से ऐसा लगता है जैसे कोई एक वेव आ रही है जो हमें जो है वो डुबो के ले जाएगी, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू इट सीम्स लाइक इट्स नॉट दैट स्केरी आफ्टर ऑल। एंड अगर हम इसकी पॉजिटिव्स देखें तो इट कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर और बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। देखिए ना, पाकिस्तान के हवाले से आप देखिए जहाँ पे बाहर के सारे डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी नादा डिजिटलाइज है, आपकी कंप्यूटर रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का वो कंप्यूटराइज्ड है, आपके वापडा, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन हो रही है और दुनिया में तो ऑलरेडी ये एडवांस हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है हम इससे आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव्स। तो हाँ जी सर, मैं उसी पे आ रहा था कि लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू नेगेटिव्स। नेगेटिव्स का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा एक कोई मॉन्स्टर है, लेकिन हमने इसको टैकल कैसे करना है और जो मेन क्रक्स है इस किताब का और जो हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ी रेलेवेंट चीज़ है कि कौन से चैलेंजेस पोज हो रहे हैं। जिस तरह आपने बड़ी डिटेल और अच्छे तरीके से बड़ी इंसाइटफुल पॉजिटिव्स बताई हैं, इसके थोड़ा सा थ्रेट्स के बारे में बताइएगा और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे कि हमने करना क्या। अच्छा, देखिए थ्रेट्स जो है ना उस हवाले से बहुत सारी हैं, वो मैं उसको कोशिश करूंगा इसको ब्रीफली जवाब देने की। लेट्स स्टार्ट विद मीडिया। मीडिया के पॉजिटिव्स तो आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन है, अब्रप्ट इंफॉर्मेशन है, इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन है, स्पॉन्टेनियस है, वगैरह वगैरह। तो मीडिया जो सिंथेटिक मीडिया आ रहा है, जो कि आर्टिफिशियल वीडियो बना रहा है, जो आर्टिफिशियल फेस बना रहा है, जो डीप फेक वीडियोस बना रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। 2016 में जिस तरह से नेगेटिवली यूज़ किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूएस इलेक्शंस के अंदर और हिलारी क्लिंटन की कैंपेन को स्नैप किया गया, ट्रंप, तो ये एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन पे काफ़ी जो है फेक ईमेल्स हैं, फेक कैंपेन्स हैं, डेटा मिडलिंग है और इस तरह की डिस्टॉर्शंस हैं जो बड़ी थ्रेट्स हैं दुनिया में डेमोक्रेसी को, ओवरऑल सिस्टम्स को, क्योंकि आप सिस्टम्स के साथ ट्वीक कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये इसने काफ़ी डिटेल में जो आपकी जो थी ना हरारी की बुक जो थी 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी इन द 21st सेंचुरी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसने एम्फेसिस दिया है डीप फेक का, मिस इन्फॉर्मेशन का। सही। और उसने कहा था कि जिसके पास क्लैरिटी होगी दैट वुड बी पावर। क्लैरिटी नहीं होगी, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इतनी यहाँ पे होगी। तो ये उसका, तो जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है वो डैमेज हो रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बाहर गया हुआ था तो मैंने कई टैक्सीज में ट्रेवल किया, ऊबर में, तो उसमें वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि योर ट्रिप विल बी रिकॉर्डेड। यस, योर ट्रिप इज़ बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। तो अगर मेरी आधे घंटे की राइड है, घंटे की राइड है, वो सारा ट्रिप कॉन्स्टेंटली यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। आप बीइंग मॉनिटर्ड। और ये ग्लोबल सर्वेलेंस जो है अमेरिका में तो ऑलरेडी हो रही है, बहुत से मुल्कों में हो रही है। पेट्रियट एक्ट पास हुई और थी। पाकिस्तान के अंदर भी ये शुरू हुआ। आजकल जो नेट के मसले आए हुए हैं इसमें यही बात हो रही है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो सर्वेलेंस बढ़ा रही है और गवर्नमेंट जो है वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है उनकी एक्टिविटीज़ को। सो योर राइट टू प्राइवेसी इज इन्फ्रिंज्ड अपॉन, आपकी तो जो है। तो इस तरह से ये एरिया है।
सर्वेलेंस का और आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होने का। बिल्कुल। सेकेंडली इसके नेगेटिव जो हैं वो हेल्थ के ऊपर हैं, वही जीन थेरेपी की। अब जीन में एक तो हमने नेगेटिव बात की ना कि आप एक ऐसा इंडिविजुअल तैयार कर सकते हो जिसमें से आप उसके डिफेक्टिव जीन्स को निकाल के आप उसके सारे पॉजिटिव डालकर आप एक सुपर ह्यूमन बीइंग तैयार कर सकते हो। सेकेंडली आप ये कर सकते हो, ये पहले हुआ भी ये था कि आप एक जीन को काट लें, फॉर एग्जाम्पल उसके 4 पीसेस कर लें और आप शाहरुख के ही 4 शाहरुख प्रोड्यूस कर लें, मेरे क्लोन्स बना दें, रेप्लिकास। मतलब मेरे शाहरुख के 4 वर्जन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? बिल्कुल। ये एक एथिकल जो मॉरल कंसिडरेशंस हैं कि जो सोसाइटी के अंदर राइट इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सही। उसके बाद ये जो सिलेक्टेड जीन्स का प्रोसेस है ये बड़ा ख़तरनाक है। उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं कि हम जो डेथ की जीन को तलाश कर रहे हैं, बिल्कुल, कि उसको निकाल दें, उसको निकाल दें। कि आप इमॉर्टल हो जाएं। इसी तरह वो बात कर रहे हैं कि आपकी एज की जीन तलाश कर ली जाए और आपकी जीन को पीछे ले जाया जाए, यानी कि यंग एज में ले जाया जाए और वहाँ पे उसको वहाँ पे एजिंग का प्रोसेस को रिवर्स कर दें। हाँ, उसको वहाँ फ्रीज कर दिया जाए, तो आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये इस तरह के, ये आप इसको नेगेटिव कह लें या आप इसको आप कह लें बिल्कुल टेरिबल कह लें या आप इसको कह लें ये कैटास्ट्रॉफिक हैं, ये आप इस पे ये आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ये जो है अच्छा, इसी तरह ये आर्टिफिशियल पैथोजेंस के जो आप मतलब जो डिजीजेस स्प्रेड करने वाले, कोविड जैसे हुआ था, कहा जाता है कि कोविड चाइना की लेबोरेटरी से लीक हुआ था और बैट्स के थ्रू हुआ था और वो पैथोजन रिलीज हुआ था। ये फ्यूचर के अंदर इस तरह की जो है ना डिजीजेस और इंजीनियर्ड पैथोजेंस का नाम दिया है, इंजीनियर्ड पैथोजेंस। हाँ, कि ये पैथोजेंस प्रोड्यूस किए जा सके। पैथोजेंस कहते हैं जो बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। और वो एक आर्टिफिशियल पैथोजन जो है वो प्रोड्यूस करके ग्लोबली फैला दिए जाएंगे और थ्रेटन कर सकते हैं वॉर्स के अपने दुश्मन नहीं, वो लोगों को मारेंगे, बिलियंस ऑफ पीपल विल डाई बिकॉज़ ऑफ जिस तरह कोविड ड्यू टू देयर वेस्टर्न इंटरेस्ट वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हालांकि वो बड़ी प्रॉपर्ली मॉनिटर होती हैं, वो जो उनकी जो लैब्स हैं वो बहुत मॉनिटर्ड होती हैं, सिक्योर होती हैं। इसके बावजूद वहाँ से अगर लीकेज हो जाती है या कोई बंदा लीक कर देता है तो दे कैन किल बिलियंस ऑफ द पीपल। मिलिटरीली इसी तरह अगर हम बात करें तो मिलिटरीली ऑटोमेटेड वेपन्स आ गए हैं जो कि अब यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यूक्रेन में ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं और ईरान पे अटैक हुआ है, हानिया पे अटैक हुआ है, इस्माइल हानिया पे। तो वहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि वहाँ पे जो एक बॉम्ब है वो इम्प्लांट किया गया था रिमोट कंट्रोल के जरिए। ये जो अभी हमास के लीडर की डेथ हुई है, ही वाज ट्रेस्ड एंड अटैक्ड थ्रू व्हाट्सएप। हाँ, that's the second story. Right. In fact, he was traced through WhatsApp. तो WhatsApp is a technology कि उसको ट्रेस करके उसको वहाँ पे उसको मारा गया। Although WhatsApp says कि आपकी privacy जो है वो encrypted है और आपकी सारी conversation encrypted है, लेकिन still it was used as a tool to target him. तो उसके बाद आपके जो आगे जो weapons आ रहे हैं जो 5 times speedier than the sound and how much damage they are going to cause and supersonic weapons. Yes. ये जो सुपरसोनिक वेसल जो अमेरिका तैयार कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो दैट वुड बी मतलब बड़ी हॉरिबल सिचुएशन होगी। फिर जो स्पाई डिवाइसेस आ रही हैं जो आएंगी वो ऑब्वियसली वो इसमें यूज़ होंगी। और उसके बाद जो है ये ड्रोन्स को जो नेगेटिवली यूज़ किया जाएगा। और ऑब्वियसली आपको यहाँ बैठ के अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से कंट्रोल किया जा रहा था जो आपके ड्रोन ट्राइबल एरिया ऑफ पाकिस्तान में ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर जो हो रहे थे 2005 से लेके 2012 तक, तो वो सारी की सारी देखिए वो टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो फिर ये ड्रोन जो हैं आपको, फिर इसके अलावा रोबोट किलर्स आ रहे हैं, यानी कि एक तो रोबोट्स वो आएंगे ना बाकी जो काम करेंगे, एक रोबोट्स आ रहे हैं जो सोल्जर्स होंगे, वो फिर दे विल फाइट द वॉर्स। अच्छा। और फिर उनके पास इतनी सेंस, और फिर उनके नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये किलर रोबोट जो हैं इनके पास इतनी सेंस नहीं होगी कि किनको मारना है किनको नहीं मारना। सिविलियंस को भी मारेंगे, हो सकता है वो अपने ही कोलीग्स को उनको वो मारना शुरू कर दें। तो ये इनको किलर रोबोट्स का नाम उसने उसमें दिया है। तो फिर उसके अलावा ये जो आपका जो रफ मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, जैसा कि अगर आपको पता हो कि 2009 में इजराइल ने एक वायरस इम्प्लांट की थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। बिल्कुल। क्या नाम था उसका?
स्टक्सनेट जी, अटैक। तो ये आपका पूरा सिस्टम तबाह कर इवन दिया। रिसेंटली जमाल खशोगी की डेथ के अंदर भी पेगासस बग यूज किया गया था उसको, पैगजस बाप तो अभी इमरान खान के जो है ना, उसके अंदर भी जो यूज जो किया गया आपकी है। जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसकी हाँ जी, वीडियोस की, हाँ उसकी जी, उसकी वॉइसेस की, उसकी टेप की, उसकी फोटोग्राफ्स की, वो पेगासस वो यूज़ किया जाता है और दुनिया के 10 ममालिक पेगासस पे रिलाई कर रहे थे। तो पेगासस क्या है? ये एक ये एक यानी सॉफ्ट कि किस्म का, सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। जिसको इसराइल की कंपनी ने इसको ईजाद किया था। NSO और ने, उसके हाँ ये जी। सारी आपकी सर्विलेंस, आपका सारा जो आपके लीडर जो हैं, यप, राइट, ये उनकी जासूसी की जा रही है। बिल्कुल। तो ये इस तरह ये काम तो ऑलरेडी हो रहे हैं, और तो ये आपके पाकिस्तान के अंदर भी ये काम हो रहे थे। तो उसके बाद इसकी जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो पॉलिटिकल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि एसिमेट्री ऑफ पावर, इस वक्त पावर स्टेट के पास है। अनब्राइडल्ड पावर आ हाँ, जाएगी टेक्नोलॉजिकल तो फर्म्स ये के पावर पास। आ जाएगी, ये स्टेट फेलियर पे हो जाए, चला जाएगा। इट्स गोना चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट्स। या इट विल चेंज द रेट ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। उसका कहना है इस किताब के अंदर कि ये स्टेट जो है इनकी बैल्कनाइजेशन हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएंगी, ये माइक्रो स्टेट्स डेवलप हो जाएंगी। माइक्रो स्टेट्स को कौन ओन करेंगे? जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो ग्रुप्स होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे, और उस ग्रुप्स के ऊपर वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो ग्रुप्स हैं, they will have the capacity to kill again thousands of people, and they will have their own rate, and the state will fail बिल्कुल, to counter these threats. Right. फिर वो कहता है कि ये दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल इसके कॉन्सिक्वेंस है कि पोलराइजेशन बहुत बढ़ जाएगी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस वो ये कर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि इरोजन ऑफ द स्टेट बॉर्डर हो जाएगा, इमिग्रेशन जिस तरह से बहुत बढ़ जाएंगी, तो जाहिर है कि आपके बॉर्डर पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है यही जो सुपर स्टार कॉरपोरेशन हैं वो स्टेट का रोल प्ले करेंगी, जो कि इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं ना, ये जो इनको वो सुपर स्टार कॉरपोरेशंस का नाम भी दे रहा है। ये उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो डिजिटल डिक्टेटरशिप का एक कॉन्सेप्ट था। डिजिटल डिक्टेटरशिप यही है ना कि ये दे विल बी कंट्रोल टेक एंटिटीज विल बी रूलिंग द वर्ल्ड। the world is, or the world will be controlled by these few tech Powerful company, firms, yeah. जो Amazon And that's है, already happening. Google है, Amazon, हाँ, Facebook, Insta, ये ये आपका आपके Meta है, they have unbridled Yes. powers तो ये because they have all the data. तो ये किताब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किताब वो करता है अपनी जो कि डिजिटलाइजेशन के डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात करता है हरारी अपनी किताब में, सही, कि डाटा इनके पास होगा सारा, और जिसके पास डाटा होगा वो पावरफुल होगा। बिल्कुल। अल्टीमेटली जो आजकल के जो जिसके पास डेटा है, हाँ, they will और control इस the वक्त world. डाटा से बात करूँ कि देखिए इस वक्त डाटा का ये आलम है, इस वक्त दुनिया की आप 500 जो फोर्ब्स की कंपनीज हैं उस पर अगर आप जाएं तो देखें टॉप पे कौन है, वो सारी की सारी टेक कंपनीज हैं। तो इनके ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स पे चले गए ये, बिगर देन द को बजट्स देखें एंड जीडीपीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। जी आप दुनिया के सिर्फ 7 ममालिक हैं जिनके ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में इकोनॉमीज हैं, और इन मुल्कों को देख लीजिए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये इनकी एनवीडिया की बात कर लें, Yes. आप अमेज़न की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, ये Some of the biggest बिल and गेट्स most की जो profitable companies in the world. माइक्रोसॉफ्ट Yes. इसकी बात कर लें, इनका वॉल्यूम है इन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। ट्रू। तो ये जाहिर है कि और दे आर, तो ये तो इसके बात को पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, तो ये फिर पॉलिटिकल कैंपेन में भी हमने देखा था किस तरह से पोलराइजेशन हुई थी जब डोनाल्ड ट्रम्प जी, को जी, जी। जब वहाँ पे हुई थी। हाँ तो जी। डेमोक्रेसी इज़ कमिंग Under इनटू threat. क्राइसिस, It's क्योंकि under threat. डेमोक्रेसी की स्टेट जो उसकी सॉवरेनिटी डिस्टर्ब हो रही है, ह्यूमन राइट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी पावर डिस्टर्ब हो रही है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको सब स्टेट ग्रुप्स को पावरफुल कर रही है, तो डेमोक्रेसी वुड बी इन डीप क्राइसिस। तो बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, सब स्टेट ग्रुप्स को एम्पावर कर रही है, व्हिच आर गोइंग टू बी पोज अ ह्यूज थ्रेट टू द इंस्टीट्यूशंस एंड जी, गवर्नमेंट्स। तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हो। तो देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज डिसरप्शन, सोसाइटी के अंदर डिसरप्शंस होंगी, और सोसाइटी के अंदर क्योस होगा, और मसलन अभी आपने देखा, अगर अगेन मैं रिसेंट एग्जांपल दूँ जो किताब में नहीं है, साउथपोर्ट जो यूके में शहर है जहाँ पे भी फसादात शुरू हुए हैं, जहाँ पे वो फार राइट ग्रुप जो हैं
उन्होंने एजिटेशंस की हैं, उन्होंने मुसलमानों पे अटैक शुरू किए हैं, हमारी मस्जिदों पे अटैक शुरू किए हैं। वो एक शहर से साउथ पोर्ट से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद यूके के कई शहरों में वो मुजाहरे जो वो फैल गए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी और उनके मस्जिदों के ख़िलाफ़ भी। तो बेसिकली दैट जो राइट्स हुए, जो फसादात जो स्प्रेड हुए, दैट वाज बेस्ड ऑन अ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। मिस इन्फॉर्मेशन ये थी कि 17 साल का एक लड़का है, वो एक मुसलमान माइग्रेटी है और उसने जो है वो 7 लोगों को छुरा घोंपा था, स्टैबिंग की वारदात की थी जिसमें 3 बच्चियों की डेथ हो गई। तो वहाँ से फिर ये वेव चली है कि अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि एक छोटी सी चीज ने इग्नाइट कर दिया और इट स्प्रेड लाइक किस तरह से वाइल्डफायर। मिस इन्फॉर्मेशन जो है और किस तरह से वो आपकी सोसाइटी के अंदर इतना क्योस फैला दिया कि पूरे मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल टैकल कैसे करना। करना है। तो ये एक चैलेंजिंग उनके लिए हो गया। इसी तरह अगर हम सोशली बात करें तो सोशली पावर्टी इज़ गोइंग टू इंक्रीज। ओके, डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगी वेल्थ हमारी। द inequality is going to increase because of information asymmetry. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो न्यू काइंड ऑफ साइबर अटैक्स तो ऑलरेडी हो रहे हैं। मसलन भैया अगर आपको पता हो चंद साल पहले नेशनल हेल्थ सर्विस जो थी इंग्लैंड की, वो उसका जो डाटा था दैट वाज हैक्ड। बिल्कुल, और उसमें CIA के उनके ऊपर अटैक्स हुए हुए हैं। जी। इसके अलावा और बड़े पाकिस्तान की उसके ऊपर अटैक्स हुए हुए हैं। कई बहुत एग्जांपल दे सकते हैं। मैं तो चलो एक को ज़रा मिसाल दे रहा था कि उसमें ऑपरेशन जो थे, जो अपॉइंटमेंट थी, जो टेस्ट के जो शेड्यूल दिए हुए थे, जो और इस तरह की जो आपके कमिटमेंट्स की गई थी, वो सारी की सारी राइट वो ब्लैक हो गई थी आपके कंप्यूटर पे। तो वो सारा प्रोग्राम पैरालाइज हो गया था। तो ये एक अभी रिसेंटली हुआ है हमारे दुनिया के अंदर 23,000 जो फ्लाइट थी दे वर डिलेड और कैंसिल्ड। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे वो सारा डिसरप्टेड हो गया था। डिसरप्टेड हो गया था कि वो सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा था आपका ऑनलाइन। और इसी तरह ये अभी एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पूरा बहुत बड़ा मॉल है, वो सारे का सारा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से वहाँ पे सारा काम बंद हो गया, ब्लैकआउट हो गया तो ये था। इस तरह से हमारी जो चूँकि डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से ये जो तो ये जो हमारा जो साइबर अटैक्स है, ये न्यू काइंड ऑफ साइबर अटैक्स का बड़ा और इसको मैं डिजिटल टेररिज्म का नाम दे रहा हूँ। डिजिटल टेररिज्म जी, तो डिजिटल टेररिज्म पे डिटेल में मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन बिल्कुल। हमें उस पर टाइम जो है वो हमें Right. अंदाज़ा नहीं करा। इकोनॉमिकली देखिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इस वक्त जीडीपी वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी टेक का कहाँ पे है और मतलब ये दुनिया जो टेक का फर्म्स है इनके बजट्स हमारे और जैसे इनके पास मुल्कों का- पैसा मुल्कों से ज़्यादा है। हमारे जैसे मुल्कों के पास कहाँ है। हाँ जी। मतलब एलन मस्क के पास $242 बिलियन हैं, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, $242 बिलियन। बिल्कुल। हमारी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी के जो वॉल्यूम है दैट इज $373 बिलियन। बिल्कुल, हाँ जी। इसी तरह हमारे जो साउथ एशिया की जो बाकी इकोनॉमीज हैं, इंडिया को निकाल के, वो तमाम की तमाम इकोनॉमीज हैं वो हमसे छोटी हैं। बिल्कुल, बल्कि वो चंद एक तो इतनी छोटी हैं, मसलन अफगानिस्तान सार्क का मेंबर है, हाँ जी। साउथ एशिया में तो नहीं है लेकिन सार्क का मेंबर है, उसकी टोटल इकोनॉमी $19 बिलियन की है। दैट्स इट। तो ये भूटान, नेपाल, इनकी इकोनॉमी छोटी-छोटी 30 countries बिलियन, हैं। 28 बिलियन। Yes. तो आप इमेजिन करें कि वेयर द मनी इज। बिल्कुल। तो ये वन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी, डाटा, इसकी वजह से बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं, बिलियनियर्स के बाद ट्रिलियनियर्स पैदा होंगे। अब ये ट्रिलियनियर्स पे बात जाएगी। ट्रिलियनियर्स का मतलब और है उसके 1000 हाँ। बिलियन मेक्स तो 1 आपकी जो ट्रिलियन। मनी है दैट वुड बी कंसंट्रेटेड इन द टॉप 1%, 4%, 5%। ऑलरेडी मनी कंसंट्रेटेड है। बिल्कुल। तो जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे ऑलरेडी 40% रेट है, जहाँ पे ऑलरेडी आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो $1,658 पर डे है, और सिंगापुर का अगर मैं देखूँ दैट इज 91,000। राइट। तो ये कितना डिस्ट्रप्शन और कितना जो ग्लोबलाइजेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो ऑल Severe टुगेदर consequences नजर राइट, आ रहे हैं। ये ऑल टुगेदर ये कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड होगी। ठीक है ना, पुअर्स, वेरी पुअर्स, रिच, वेरी रिच, अल्ट्रा रिच, और अल्ट्रा रिच डेफिनेटली अल्ट्रा रिच जो हैं दे वुड बी लिविंग व्हाट इज द आपका मतलब वो मार्स पे मूव जब कर वो रहे मार्स होंगे, में अपने रहेंगे, बंकर्स बनाएंगे, वो Yes. अपनी अपनी सोसाइटीज जी बनाएंगे, जी वो कहेंगे और हम कि वो जगह कॉन्कर करेंगे। देखिए मतलब- एलन मस्क ये कह रहा है कि द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड वन डे, बिल्कुल। आइदर बाय
by any catastrophe like floods, बिल्कुल, like या कोई nuclear war, warfare हो जाएगा या कोई climate change, बिल्कुल, या asteroid is going to Right, hit the world. asteroid hit, Okay, हाँ जी. so we want to be safe. तो the alternative destination alternate that is destination बतानी है कि Earth is going to collapse, हाँ, तो तो we need to move out of it. Mars. That's their idea. जी, तो इसी तो कमिंग बैक टू कि इकोनॉमिकली उन लोगों के पास पैसा चला गया, कंसंट्रेट हो गया, Right. और इसी तरह जो आपकी जो जॉब्स हैं वो उस हवाले से ऑनलाइन चलेगी, तो ये एक तरह की एमरजेंसी टू डिक्लेयर हो गई है दुनिया के अंदर। और फिर आगे हमने देखा, मज़ीद देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। इस वक्त अमेरिका और चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर हो रही है। इस वक्त जो माइक्रो चिप्स और जो सुपर चिप्स हैं वो ग्लोबली इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस NVIDIA, हो रही जो है, अमेरिकन कंपनी है, NVIDIA, it कैलिफोर्निया is बेस्ड, one of the most हाँ, profitable and इसका- lucrative companies in the world. $3 ट्रिलियन का इसका जो है ना, इसका वॉल्यूम है। ये इतनी रिच और इतनी बड़ी कंपनी yeah. है। तो ये इसके मुकाबले में हवाई आ रही है, Huawei. Huawei। और Huawei जो है वो वही चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, और कंपटीशन में अब हमने ये देखना है कि हु इज़ गोइंग टू सर्वाइव। बिल्कुल। और इसी तरह चाइना के पास लिथियम भी है, कोबाल्ट भी है, ग्रेफाइट भी है। तो चाइना के पास जो रेयर मटेरियल हैं जो कि यूज़ होने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, चाइना जो है ना उसके पास सबसे ज़्यादा वो रिसोर्सेज उसके पास हैं। तो आपकी जो पॉलिटिकल गेम है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जो रिलेशनशिप है विद द डिफरेंट कंट्री, ये सारी जो है ना उस बेसिस के ऊपर चेंज होती चली जाएगी। तो फिर उसके बाद रिलीजियस इम्पैक्ट भी है इसका। लास्ट बात जो मैं कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेट स्पीच जो है, और हेट जो टेररिज्म से भी हेट की वजह से जो प्रमोट ले रहा है, तो इसके ये बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फाइनली एक चीज़ मैंने नहीं की, वो सबसे आखिर में डेलिबरेटली कर रहा हूँ, है जॉब चली जाएंगी, अभी चली गई हैं, इनएविटेबल है। देखिए, लॉयर की जॉब नहीं होगी, कैशियर की नहीं होगी, अकाउंटेंट की नहीं होगी, डॉक्टर्स के कम हो जाएंगे, नर्सेस की कम हो जाएंगी, आपके पास ड्राइवर्स नहीं होंगे, तो और बहुत से जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जो इस तरह के जो लोग हैं, कम अज़ कम जो ख़ास तौर पे जो लेबर कॉम है, दे विल बिकम जॉबलेस। तो हरारी ने अपनी किताब के अंदर उसने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है कि द यूजलेस क्लास यूजलेस क्लास विल इमर्ज। तो ये यूजलेस क्लास इमर्ज होगी, तो जिसका हमें को सोल्यूशन करना है। तो जॉब तो ऑलरेडी लोगों की नहीं आ रही हैं, और फ्यूचर में भी महंगाई, इसमें हमें कम्पीट करना है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हो गए हैं। सर बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने सारा कुछ कवर किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए, इसकी हमें किस तरह से अपने आप को ब्रेस करना है, किस तरह से हमने इसको, हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द कमिंग वेव। वी नो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोज एंड अ लॉट ऑफ कॉन्स। व्हाट डू वी नीड टू डू, व्हाट सॉल्यूशन डज मुस्तफ़ा प्रपोज? जस्ट टेल अस अबाउट द रेमेडी, क्या करना है और क्या होगा। देखिए, हमने बात समझ ली जी, हम समझ गए व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने समझ लिया इसके प्लसेस माइनसेस, बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक। तो अब हमने ये देख लिया कि हमें करना क्या है। ऑब्वियसली देखिए, इट्स नॉट द फर्स्ट इन्वेंशन और इनोवेशन, again not the first catastrophe the global community is facing. तो और ये तो मैंने बताया ना कि अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन है। तो इसमें जो कंटेनमेंट है, इसके ऊपर उसने काफ़ी डिटेल में बात की है। इसमें जो वो सोल्यूशन प्रपोज करता है, और हमने इसको किस तरह से लिमिट करना है या इसको तरीके से रेगुलेट करना है, उसका जो मेन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है दैट इज कंटेनमेंट। उसके बारे में बताएं। कंटेनमेंट के ऊपर बहुत काफ़ी लिखा है उसने, सही, ठीक है ना। मैं उसको पॉइंट्स में ज़रा आपको गोलगुजार कर देता हूँ उसके बारे में। तो उसमें देखिए, वो कहता है कि कंटेनमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल कैसे? करना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है नामुमकिन नहीं है। उसने इसमें मिसालें दी हैं। मिसाल ये दी है कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब बना, 5 स्टेट दुनिया में न्यूक्लियर हो गई, तो देयर वाज द पॉसिबिलिटी दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एक्सचेंज ऑफ वेपन। तो आपके यहाँ NPT साइन हो गया 1968 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बिल्कुल, वो कहता है इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो हमने पेरिस डील साइन की है दिसंबर 2015 में। वो कहता है हमने
कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन किया 2009 में, वो कहता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल हमने था। 1987 में साइन किया, ही इज़ प्रिटी, लैंड माइंस को हमने बैन किया। तो इस हवाले से ही इज़ प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर हम ये काम कर सकते हैं, हम उन कैटास्ट्रॉफीज़ को रोक सकते हैं, तो हम इस जो टेक्नोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी है हम इसको भी कंटेन किया जा सकता है। करना क्या होगा, नंबर वन, वी नीड टू गो फॉर रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। फूड की क्या होगी, मेडिसिन की क्या होगी, जेनेटिक्स की क्या होगी, रिसर्च की क्या होगी, ठीक है ना। और रेगुलेशंस कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ट्रैफिक रूल्स की बात करें, वो कहता है, किताब में लिखता है, ट्रैफिक रूल जब बनाए गए थे उसमें पुलिस भी शामिल थी, उसमें लोकल गवर्नमेंट भी शामिल थी, उसमें गवर्नमेंट भी शामिल थी, उसमें ड्राइवर्स भी शामिल थे, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें सारे स्टेक होल्डर, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल थी, और उसमें न जाने क्या क्या, बिल्कुल। उन सब ने मिल के लॉज बनाए और थे। कितना अरसा लगा, जो 50 साल। आज हमें बहुत सिंपल किस्म के लॉज लगते हैं, इट टुक 50 years, half a century to actually implement them properly. दैट इज द थिंग, That is the रेगुलेशन challenge. कितना अगर आप So करना it's चाहते going to हो be a long तो journey. इट माइट टेक लॉन्ग टाइम। Right. Number two, we need to restrict the developments. Again, it needs the sincerity, cooperation, global cooperation. Global cooperation is very important. I think it needs to stop somewhere. मतलब इसको हम unbridled और बिल्कुल unprecedented इसको या वो unrestrained नहीं छोड़ इसको सकते। वही बात है कि we need to draw a line वो somewhere. ये भी कहता है आप टेम्परेरी मॉरेटोरियम कर दें, जी, वक्ती तौर पे पाबंदी लगा दें, वक्ती तौर पे पाबंदी और लगा उसके दें। बाद सोच लें। बिल्कुल। इसकी बात करता है, तो इस तरह से उसकी और कि डिफरेंट हमें पता लग जाए कि करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, ना कि हम कल को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हो और रिग्रेट कर रहे हो कि वी शुड हैव स्टॉप्ड। फिर वो बात कर रहा है एथिक्स की, ठीक है, कि हम उसको भी देखें, और फिर वो कहता है नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करें। देखिए नॉर्म्स, हम ट्रैफिक के नॉर्म्स बाहर आप क्यों आप उसको फॉलो करते हो, वहाँ का नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स हैं। यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो करते, नॉर्म बाहर नहीं आप है। पेडेस्ट्रियन लेन के वो आपने पेडेस्ट्रियन वाली ज़ीब्रा क्रॉसिंग गुजरना भी हो, तो कोई पेडेस्ट्रियन ना भी हो तब भी एवरी कार हैज़ टू स्टॉप नो मैटर व्हाट। हाँ, तो फिर हम आप रेगुलेशंस बनाएंगे, हमारे सारे मुल्कों में रेगुलेशन पे काम कैसे होगा। वी नीड टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स, कि कंप्लायंस हो, ऑनेस्टी हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर वो कहता है चोक पॉइंट्स पे काम करना होगा। चोक पॉइंट्स वो बेसिकली नाम दे रहा है ये चिप्स को। अच्छा, चोक पॉइंट वो नाम दे रहा है सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, जहाँ से टेक्नोलॉजी जिसके अंदर स्टोर होनी है, जो चिप्स लगनी है, जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है, मिनरल्स के थ्रू जो बनना है, जो यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हाँ, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट वो उसका नेक्स्ट प्रपोजल है टैक्सेस ऑन रोबोट्स। ट्रू। आपकी तो एक ये प्रपोजल है। नेक्स्ट ये है कि ग्लोबल अलायंसेस एंड ट्रीटीज लाइक एनपीटी। ओके, तो ग्लोबली ऑल द जो कम्युनिटीज हैं और जो कंट्रीज हैं, दे नीड टू टेक यूनानिमस ओथ कि हमने इसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट और लिमिट करना है ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जी, और उसने यूरोपियन यूनियन की भी मिसाल दी है कि 1921 में उन्होंने बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया था कि क्या लेजिस्लेशन हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसको कंटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है कि उस तरह के जो रूल्स हैं उसको एम्बिशियसली फॉलो किया जाए। ठीक है। और इसके अलावा चाइना ने भी कुछ रूल्स जो है वो अपने इम्प्लीमेंट किए हैं। मसलन 18 साल से कम उम्र बच्चे को एक्सेस जो है वो नहीं दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये इस पे काम किया जा सकता है। फिर आर्टिफिशियल सिक्योरिटी की आप कंसल्टेंसी ले लें, जिस तरह इस वक्त ली जा रही है। बिल्कुल, कि वी नीड टू हायर कंसल्टेंट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में गाइड करें, उनको ब्रीफ करें, हमें साइबर वॉल्स बना के दें। और मजे की बात यह कि इजराइल इज द लीडिंग आर्टिफिशियल सिक्योरिटी प्रोवाइडर। आई थिंक वो उनकी तो रिसर्च और उनकी तो टेक्नोलॉजिकल अंदर नेक्स्ट वो डेवलपमेंट्स ऑडिट की बात करता है, ऑडिट ऑफ लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, और अब वो बात कर रहा है जॉबलेस का क्या करना है। कहता है उसके लिए बात की है हरारी ने, इसने कोई बात नहीं की है। ठीक है। हरारी कहता है कि आपको फील्ड में रहने के लिए अपने अपडेट कम अज कम हर 10 साल के बाद आपको स्किल्स जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। हरारी कहता है अब वो दौर चला गया कि एक दफ़ा डिग्री ले ली तो आप बैठ गए, एक डिग्री ले ली तो एक आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो वहीं से रिटायर हो गए, मेडिकल कर लिया तो बस आप फॉर लाइफ सॉर्टेड नहीं है। हर 5-10 साल बाद आपको उसको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। सही, दैट इज द आंसर कि आपको यू हैव टू डेवलप स्किल्स एंड आफ्टर एवरी 5 to 10 years यू हैव टू चेंज योर स्किल्स। राइट। और
तो फाइनली वो फिर जो और ज़ाहिर है कि आप इसके अलावा तो ये कोई एक कंपनी, एक फार्म, उसका काम नहीं है, एक स्टेट तो कर नहीं सकती। सारी कम्युनिटी तो को। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिलके, राइट, Right. दे हैव टू थिंक ट्रू ट्रू okay, सर, whether they want that it should be accepted only as a blessing or Or as a curse. its unlimited proliferation should be allowed बट to इवन go. मुस्तफ़ा सुलेमान डज नॉट हैव क्लियर आंसर्स। वो उसने उसके बारे में बता तो दिया, लेकिन वो कह रहा है कि नोबडी नोज के किस एक्सटेंट तक जाएगी और क्या होगा। देखिए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, टेक्नोलॉजी है ना। बिल्कुल। और मैंने आपको कहा कि ये कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जो जब इन्होंने मैं आपको कंक्लूजन जो उसने किया है ना, बिल्कुल। उसने कंक्लूजन यही किया है कि ह्यूमैनिटी एंड द टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, अभी तो वी इट्स जस्ट द स्टार्ट। बात खत्म हो गई। और जो इसने सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं वो अच्छा। बड़े अच्छे प्रैक्टिकल अच्छा। और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस दूसरी हैं। बात उसने कहा है, हिस्ट्री बताती है कि द वेव्स आर ऑलवेज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल, इनएविटेबल है। उसने एक मिसाल दी है। हाँ जी। उसने कहा कि 1440 में जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ, इट वाज एन इन्वेंशन, वेस्ट में ईजाद हुआ, तो उनके यहाँ वो स्टार्ट हो गई पब्लिशिंग। तो ऑटोमन एम्पायर जो बहुत बड़ा एम्पायर होता था उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा ये वेस्टर्न जो है ना, ये इनोवेशन है, तो उन्होंने कहा कि इस पर पाबंदी लगा दी है। तो ऑटोमन सुल्तान ने ना इस पर पाबंदी लगा दी। और आपको पता है टर्की में कितने साल पाबंदी लगी रही? 300 साल। अच्छा। तो कितना पीछे वो चले गए। हाँ। अल्टीमेटली दे हैड टू स्विच कैच ओवर अप टू विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। इसी तरह अभी रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि भूटान में टेलीविज़न और मीडिया पे बैन था 1999 तक। अच्छा। ठीक है, दे वर आइसोलेटेड, या लेकिन दे हैड टू दे ओपन अप। हैड टू ओपन अप तो एंड टू कनेक्ट। यू कांट स्टॉप। तो वो कहते हैं द वेव्स आर अनस्टॉपेबल। ओके, तो उसका तरीका यही है कि यू हैव टू डील विद द बिगेस्ट डायलेमा ऑफ आवर एज एंड डोंट forget at the same time what he's saying, don't forget that the next generation computer is going to perform 75 times higher. 75 टाइम ज़्यादा तेज होगा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। Yes. बिल्कुल। So I am just concluding राइट। with a quotation of Harari. या वो कहता है we should never underestimate human stupidity. बिल्कुल। We should never अंडरएस्टिमेट ह्यूमन स्टुपिडिटी। human stupidity. कोई ना कि कोई because ऐसा we होगा। go for the benefit of the society बिल्कुल। and we achieve the self-destructive activities. बिल्कुल, हम लोग बेनिफिट की तरफ जाते जाते जो है ना अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। So this is all from my side. बिल्कुल सर, वेरी ब्रीफली इफ़ यू कुड स्पेंड 1 मिनट और सो कि पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो जो कमिंग वेव के बारे में आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान की जो कॉनोटेशन है, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स, पाकिस्तान के लिए क्या रिपरकशंस हैं और क्या करना चाहिए, बिल्कुल जो हमारे कोर एजेंडाज और इश्यूज देखिए, हैं। स्टार्ट जो हर चीज़ का है ना, जी। वो ये है, वो दैट इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बिल्कुल। आपके 9वीं के इम्तिहान में भी जो है 30,000 रुपए की लाहौर बोर्ड में नकल हो रही है, सही। पेपर आउट हुआ जा रहा जी है। जी जी। और कल एक ही खबर है गल्फ न्यूज़ की हाँ जी। कि दुबई में उन्होंने क्लास 5 टू क्लास 8 तक उन्होंने दे हैव स्टॉप टेकिंग द एग्जामिनेशंस। राइट। They have gone to, instead of taking the theory, they have gone to projects. प्रोजेक्ट्स कि उनको प्रोजेक्ट्स देंगे, प्रैक्टिकली वो करके दिखाएंगे। जी, तो हमें तो एक तो पहले तो लिटरेसी रेट तो 100% तक लेके जाना, Right. मतलब 77 वेरी years बेसिक्स, ago. वैसी वेरी Yes. बेसिक जो हमने तो काम किया। तालीम आएगी तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी भी आएगी। राइट। तो तालीम नहीं आएगी तो हमें सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे पॉलिटिकल भी हैं, हमारे आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। सेकेंडली ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर है। या जब आप टेररिज्म की बात करते हो आपको लेटेस्ट गैजेट सप्लाई करने पड़ते हैं। बिल्कुल। आपको अगर इंफॉर्मेशन की बात करनी हो आपको लेटेस्ट गैजेट्स लेने पड़ते हैं। आपको अगर वॉरफेयर में आते हो तो आपको हमारे इंडिया को कम्पीट करना पड़ता है। अगेन यू नीड फंड्स, तो फंड्स आपके पास लिमिटेड ऑलरेडी नहीं है। यू कांट That's a big कम्पीट इंडिया। problem. Yeah. इंडिया का फंड जो है वो $83 बिलियन का है। पाकिस्तान का जो फंड है वो $6.2 बिलियन का है। तो हम तो मतलब कि हमें तो हमारे बहुत सारे मसले हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ देम।
तो हमें सारे मसलों को लेकर चलना है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ किसी चीज़ को कहीं से तो शुरू करना कहीं है। से तो शुरू करें। आपके डिपार्टमेंट पे प्रेशर है, जिस तरह मैंने कहा कि वो भी डिजिटलाइज हो रहे हैं। अब लोगों को स्किल चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए। अब देखिए आउटसोर्सिंग कौन कर रहा है ज़्यादा? इंडिया कर रहा है। बिल्कुल। उनका मैन पावर क्यों आगे है, उनकी पॉपुलेशन क्यों एसेट है, बिल्कुल। वो क्यों अमेरिका जो कॉल लाइंस हैं वॉलमार्ट की, वो इंडियंस क्यों अटेंड कर रहे हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों नहीं उसको रिप्लेस कर सकता? तो हमें सबसे पहले बात वही है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स Somewhere. with the basic unit. बिल्कुल। And the basic unit is that first of all there has to be 100% literacy rate. एजुकेशन को काम करना। जी। राइट। थैंक यू सो तो मच। बाकी ये हर एक देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सोशल प्रॉब्लम्स उनकी भी एक लॉन्ग लिस्ट है, इसी तरह जो बाकी वो आई थिंक वी विल कीप अ सेपरेट पॉडकास्ट एंड डिस्कशन। जी। ऑलरेडी आज काफ़ी जी। डिटेल में हमने चीज़ें तो कवर कर मैं ली। चाहता था कि ये अब एक लेटेस्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक और बुक आ गई है मार्केट में, Right. लेकिन वो मुझे अभी वो पसंद नहीं आई क्योंकि जो सुलेमान की जो किताब है जी जी। ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है सही। और ये सही, ज़्यादा डिटेल है सही। अंडरस्टैंड करने की। सही। और वो किताब इस नाम से आई है, हाउ How- द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द वर्ल्ड। वाओ। So this is again a negative thing, a negative development. हाउ AI ate the Yes. world. This is written by Chris Walker. राइट। तो ये चैलेंजेस है हमारे लिए। तो अगर दुनिया के लिए चैलेंजेस है तो पाकिस्तान के लिए भी है। बिल्कुल। तो वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स एंड वी हैव टू prepare ourselves for all these kinds of challenges and waves. Thank you, Shahrukh. Thank you so much, Dr. Shahid, for joining us today. Ladies and gentlemen, that was The Coming Wave, discussed in detail by Dr. Shahid Wazir Khan. और इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट की सीरीज़ है, ये हम एक रेगुलर थिंग बना रहे हैं और आपको इसी तरह की अच्छी इंसाइटफुल मज़ेदार और कैंडिड कॉन्वर्सेशंस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद अस एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।